हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 के सामाजिक अध्ययन की सोशल स्टडीज़ के इस 5वें प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के 2016 और 2017 के सारे पेपर हम आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की PYQ की जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लीजिए। ये जो पेपर है सामाजिक अध्ययन का, ये 50 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहता है, यानी कि 50 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे के इसमें आपको समय मिल जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस क्लास में हम आपको इसी पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण था वो किसने कराया था? जो जीटी रोड के नाम से जानी जाती है, जिस रोड को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, उस रोड का निर्माण आखिर किसने कराया था? तो वो कराया था भैया आपका शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। आपका ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर। मुगल काल में चित्रकला का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष हुआ था, ठीक है, वो किस शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? जहांगीर के, हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के, ठीक है। जहांगीर को यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ था। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे मुगल काल में चित्रकला का जो उत्कर्ष है वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य बीच क्या हुआ था? अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक में युद्ध होते उनकी संख्या यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो युद्ध होते टोटल 3। कितने युद्ध होते? टोटल 3 युद्ध होते। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बढ़ा अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में रिपीट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, इन सभी प्रश्न पत्रों को जो कि यहाँ पर चैनल पर सॉल्व कराए जा रहे हैं लगातार दिन ब दिन आपके लिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किया तो जो पुराने वर्षों के पिछले प्रश्न पत्र हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। चैनल पर जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए चैनल पर, तभी आपको पता चलेगा कि पिछले कितने वर्षों के प्रश्न पत्र अब तक सॉल्व हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर कीजिए चेक। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या का जो घनत्व है पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के स्क्रीन पर है। शक्ति का जो गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत, कैसा गैर परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा जो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा होती है। बाकी खनिज तेल हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला, ये कि एक लिमिटेड टाइम तक ही जो है वो आपको मिल पाएंगे, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर। ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन सन 2014 में स्टार्ट किया गया था। आपको रख लेना याद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो रहा है। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर। रानीगंज कोयला खान जो वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस जगह? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज जो कोयला खान है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए न्यायपालिका, ठीक है, जो न्यायपालिका होती है उसका कार्य इनमें से एक नहीं है। बाकी 3 कार्य तो न्यायपालिका के हैं, ठीक है, जो न्यायपालिका होती है कोर्ट वगैरह, तो उसके 3 कार्य इनमें से हैं, लेकिन एक कार्य नहीं है। तो जो कार्य नहीं है वो हो जाएगा आपका कानूनों का क्रियान्वयन करना। कानूनों का क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कार्य नहीं है, तो यही वाला कार्य जो है वो न्यायपालिका का नहीं है, कानूनों का क्रियान्वयन करना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी यहाँ पर न्यायाधीश मतलब जज को महाभियोग के द्वारा पद से हटाने की जो शक्ति है वो निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो वो होता है भैया आपका संसद को। किसे? संसद के पास वो शक्ति होती है जो सुप्रीम कोर्ट के
किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा उसे अपने पद से हटा सकती है? कौन? संसद। ठीक है, इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, संसद का जो उच्च सदन होता है, ऊंचा वाला जो सदन होता है, या द्वितीय सदन जिसे बोलते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। जितने भी नए भाई बना तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व कराया जा रहा है, ताकि परीक्षाओं के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं भी स्टार्ट होंगी, तो निश्चिंत रहिएगा, बस तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो ये आपको बताना होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 प्रस्तावक होने चाहिए आपके पास और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो नामांकन करा सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीयकृत नेशनल प्रतिष्ठान कौन सा है देश का सबसे बड़ा? तो हो जाएगा ये आपका रेलवे। कौन सा है? रेलवे। रेलवे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि देश की जो मुद्रा है उसकी पूर्ति को नियमित कौन करता है? देश की जो करेंसी है उसको नियमित, ठीक है, कौन करता है? तो करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। इंडियन रिजर्व बैंक जो है RBI, वो भारत के जो देश है हमारा, इस देश के जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसकी पूर्ति को नियमित करता रहता है। कौन? RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 15 ये अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो बाकी 3 जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की स्रोत हैं, ठीक है, आय के स्रोत हैं, जिसकी आपका हो गया सीमा कर या फिर इनकम टैक्स या केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सारे के सारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की आय के स्रोत हैं। लेकिन जो भू राजस्व होता है ये स्टेट गवर्नमेंट की आय का स्रोत होता है, यानी कि राज्य सरकार की आय का एक स्रोत होता है, एक सोर्स होता है। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता, यानी कि केंद्र सरकार का नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से आपके अतिलक उत्तर प्रश्न हो चुके हैं स्टार्ट। इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी भाई बहनों को यहाँ पर जो क्लासेस हैं उसका लाभ मिल सके। तो प्रश्न संख्या 16 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मनसबदारी, कौन सी दारी? मनसबदारी प्रथा का जो प्रचलन है वो किस काल में और किसके द्वारा हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का जो प्रचलन है वो भैया मुगल काल में हुआ था। और मनसबदारी प्रणाली एक मुगल कालीन प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसबदारी प्रणाली मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में शुरू की थी। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली मंगोलियों से लिया था, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली जो थी वो मंगोलियों से ली गई थी, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 17 आपका अगला प्रश्न, शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 करों का नाम लिख दीजिए। करों का मतलब है यहाँ पर टैक्स, ठीक है, कौन सा? टैक्स, ठीक है। तो टैक्स जो शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे उसमें पहला था आपका चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी, ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 टाइप के यहाँ पर टैक्स लगाए गए थे शिवाजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? ठीक है, राज्य अपहरण कर लिया जाता था उस नीति के द्वारा, तो वो था कौन था? यहाँ पर गवर्नर जनरल होता लॉर्ड डलहौजी। इसका नाम कैसा है आप देख लीजिए, वो है लॉर्ड डलहौजी, जिसने यहाँ पर राज्य अपहरण नीति को लागू कर दिया था। और इसे ही आप हड़प नीति भी बोल देते हैं। कौन सी नीति? हड़प नीति भी बोल देते हैं इसी को। तो अपहरण नीति ही व्यापकगत सिद्धांत का ही नाम है, इसे व्यापकगत सिद्धांत भी बोल देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति या अपहरण नीति एक हड़प नीति थी, जिसका उपयोग लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर रहते हुए व्यापक तौर पर किया गया था। व्यापकगत सिद्धांत के जो राज्य शिकार हुए थे इस हड़प नीति के अंतर्गत, जिन राज्यों को हड़पा था लॉर्ड डलहौजी ने, उसमें कौन कौन से थे और किस किस सन में हड़पे गए थे, उनकी एक बार यहाँ पर झलक आप देखते हुए जाइए। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, इसे हड़पा गया था 1848 में। उसके बाद जयपुर 1849 में, संबलपुर उड़ीसा 1849 में, उदयपुर 1853 में, झांसी को जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है 1853 में, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में 1854 में। इन्हें हड़प नीति के अंतर्गत हड़प लिया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। रखना आपको याद। बढ़ाएं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बता दीजिए। तो भारत में आने वाली शक्तियों का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपके यहाँ पर देख लीजिए, पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आए थे 1595 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर और भी लोग आए, किस तरह से है उनका पूरा क्रम यहाँ पर बताया गया। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों का आगमन कब हुआ इंडिया में, आपको ध्यान रखना, 1600 ईस्वी में। फिर डेनिस आए 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी आ गए 1664 ईस्वी में, ठीक है। इस तरह से व्यापारियों का जो आगमन है वो लगातार होता रहा इंडिया के अंदर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 20, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बता दीजिए। तो बताएंगे इस वीडियो में, कीजिए इस क्लास को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। भारत की सबसे बड़ी वो उद्देश्य नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर बनाई, ये भी आपको ध्यान रखना। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बनी है ये परियोजना। इसी के साथ बनाए अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21, वनों से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ बता दीजिए। अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वनों से होने वाले, वनों में प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये हमें देखने में, लेकिन इन्हें हम अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से कहे जाते हैं। तो वर्षा में ये सहायक होते हैं। ठीक है, प्रदूषक रोकने में सहायक होते हैं। कौन? वन। भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। कौन बनाते हैं? वन। इसके अलावा रोग मुक्ति में सहायक होते हैं। कौन? वन। इसके अलावा बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं? वन। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं? वन। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसी के साथ बढ़ना अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, विश्व यानी कि दुनिया में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें बताया गया कि विश्व में ज़्यादातर जो मछली क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध की शीतोष्ण कटिबंध में मिलती हैं। यहाँ पर विश्व में 98% मछली पकड़ी जाती है। विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। ये क्षेत्र विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। शक्ति के संसाधन से आप समझते हैं आप बता दीजिए हमें। तो जिन पदार्थों से मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के संसाधन कहा जाता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? ठीक है, राष्ट्रपति को यहाँ पर पूरी आज़ादी होती है कि राज्यसभा में वो 12 सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकता है विदाउट इलेक्शन के। ठीक है, बिना इलेक्शन लड़े 12 लोग जो है वो राज्यसभा में जा सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक सेवा हो गया, इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिनमें से प्रत्येक 6 साल का कार्यकाल पूर्ण करता है। ठीक है, प्रत्येक जो व्यक्ति है या जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो 6 साल का कार्य पूरा करता है। ठीक है, ये भी आपको रख लेना ध्यान। बढ़ाना अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 25, भारत के प्रथम और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी हैं। तो ये तो आपको रख लेना है याद। ये आ सकता है प्रश्न किसी भी समय आपकी परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। और मोदी जी का पूरा नाम भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आप इतना भी लिख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ प्रारंभ हो जाता है, और राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद गठित की जाती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपसे कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव या फिर अति लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 27 है, राजस्व का अर्थ बता दीजिए। तो राज्य सरकार के द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर यानी कि जो टैक्स होते हैं, और जो निवेश पर ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले जो प्राप्त रकम है उसको राजस्व यानी कि रिवेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवेन्यू कहा जाता है। ये रख लेना आपको ध्यान। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। किस योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? प्रश्न संख्या 28 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो समावेशी विकास था। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1947 से 2070 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार था। इस योजना आयोग और नीति आयोग के द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपको पता ही होगा, आप उससे एटीएम कार्ड भी बोलते हैं डेबिट कार्ड को, और क्रेडिट कार्ड तो आपका क्रेडिट कार्ड ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होता है? मुख्य रूप से किसी बैंक में अकाउंट खुलने के साथ ही बैंक की ओर से पासबुक, चेकबुक के साथ आपको डेबिट कार्ड भी प्रदान कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ डेबिट कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा आप किसी एटीएम से नकदी भी निकाल सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड क्या मुख्य अंतर है? क्रेडिट कार्ड जो है वो अधिक लचीलापन और पुरस्कार अर्जित करने के अवसर प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? बैंक के द्वारा आपको एक
लिमिट दी जाती है पैसे को यूज़ करने के लिए, यानी कि आप मान सकते हैं कि बैंक आपको कुछ पैसा दे रहा है, वो पैसा कुछ भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, ठीक है, 50,000 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी होता है। ये आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है। तो जब आप रियल में कभी क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट मिल जाती है कि इतना पैसा आपको दिया जा रहा है बैंक की तरफ से, आप इसमें से जो भी पैसा खर्च करेंगे उसे एक निश्चित समय अवधि के अंदर आपको दोबारा से उसे वापस भी करना पड़ता है बैंक को ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से। लेकिन जो आपका एटीएम होता है, ठीक है, एटीएम में कोई भी रुपया आपको नहीं दिया जाता। जो एटीएम कार्ड होता है उसमें एक भी रुपया आपको यहाँ पर लिमिट वगैरह नहीं दी जाती, बल्कि एटीएम क्या करता है, आपके जो बैंक अकाउंट होता है, एटीएम जो होता है वो पूरी तरह से आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। तो बैंक अकाउंट में जो भी पैसा होता है वो आप एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हैं, बैंक का पैसा जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा होता है वो आप नहीं निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि एटीएम के माध्यम से आप क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसका आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का पैसा किधर भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केवल आप क्रेडिट कार्ड का पैसा ही इधर उधर कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग हो गया या फिर किसी भी तरह से डिजिटल मोड में शॉपिंग हो गया, या आप चाहे तो यहाँ पर जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती हैं, यानी कि जो एटीएम मशीन होती हैं, उनसे जाकर भी आप कैश निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर मेन जो है वो रीज़न बताए गए, अलग अलग के जो यहाँ पर आपसे पूछा गया था अंतर वो यहाँ पर बताया गया, तो आप इसे ध्यान रखें। बाकी अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का, अंतिम प्रश्न साबित होने जा रहा है, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिख दीजिए। भारत में संचार के 2 साधन निम्नलिखित हैं, टेलीफोन, सेलुलर फोन। भारत में संचार साधनों का नाम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके दूरदर्शन हो गए, समाचार पत्र हो गए, सारे के सारे संचार साधन ही हैं। तो बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हुए एक नई क्लास में, तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।